फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि नामवर जी पर बात करेंगे, तो नामवर जी पर अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नामवर जी को देखा है। ऐसे भी लोग हैं बड़ी संख्या में जिनको नामवर जी को देखने का, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, उनके साथ संगत करने का उन्हें अवसर मिला है। मैं संयोग से उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में से हूं जो सैकड़ों विद्यार्थी उन्होंने पढ़ाए, उनमें से एक हूं जिनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। अगर आज नामवर जी होते और मैं लाइव कर रहा होता तो आप तय मान लीजिए नामवर जी सबसे ज्यादा खुश होते। मेरे स्वभाव को वो जानते थे। अनेक बार ये हुआ है कि पब्लिक जेएनयू में, पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका विद्यार्थी, लेकिन हमारे दोनों के दृष्टिकोण नहीं मिलते थे। नामवर सिंह का कद बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, ये सच है। नामवर सिंह ने अपना जो ये कद बनाया वो बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद बनाया। मतलब कैसे कोई आदमी हिंदी में वो इस तरह का कद बनाए कि उसकी एक ऑल इंडिया इमेज हो। नामवर सिंह अकेले हिंदी के ऐसे आलोचक और इंटेलेक्चुअल थे जिनको के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उपलब्ध थी, सब लोग जानते थे। और नाम थी कि वो अनेक भाषाओं के साहित्य के बारे में एकदम अपडेटेड थे। आप उनसे बंगला के बारे में बात करो, आप उनसे तमिल के बारे में बात करो, आप उनसे अंग्रेजी का साहित्य, तो वो ऐसे उसके बारे में ऐसे बताते थे जैसे कि वो अंग्रेजी के ही प्रोफेसर हो। तो नामवर जी के बारे में जितनी हरि अनंत, हर कथा अनंता की तरह है उनका मामला, अनपैरेलल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो चीज मैंने सीखी उनसे, हमने पहले ये चीज नहीं जानते थे हम लोग। मैं जेएनयू आने के पहले ये इस चीज से बहुत अभ्यस्त नहीं था कि जो मेरा शिक्षक हो उसकी आलोचना कैसे की जाए। हम लोग तो शिक्षक की बात सुन के बड़े हुए थे, अगर आलोचना भी करनी होती तो पीछे से करते थे। नामवर जी से पहला जो लेसन लिया और जिसने सारी जिंदगी मेरी दिशा बदल दी, मैंने फेसबुक पे एक बार लिखा भी था। पढ़ाते सब लोग थे, एक से एक अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में शिक्षकों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं हिंदुस्तान में। नामवर सिंह अनपैरेलल पढ़ाते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था नामवर सिंह का विद्यार्थी के अंदर एक क्रिटिकल सेंस पैदा करना। मतलब ये मेरे लिए पहला अनुभव था कि जब मैं क्लास करने गया तो मैं पान खाए, तो नामवर जी ने कहा मेरे लिए पान लेके आया। अब धड़ाम से गिरने वाली बात थी कि यार इतना सेमेस्टर, उसके मतलब 3 दिन हुए थे मुझे। मैं तत्काल क्लास में से उठ के गया और मैं डाउन कैंपस में पान लेके आया। वो क्लास तब तक रुकी रही, वो और बात करते रहे। पढ़ाया उन्होंने तब जब मैं आ गया। और क्या लेके आया मैं? एक पान वाला था ऊपर, उनके घर के पास ही मेरा भी हॉस्टल था। तो कई बार ये होता था कि डिनर करने के बाद में वो भी आते थे वहां और मैं भी मेस से खाना खा के आता था। अंडरस्टूड था कि जो पहले से वहां खड़ा है वो दूसरे को पान, अगर नामवर जी पहले खड़े, उन्होंने देख लिया और मैंने नमस्कार की, तो वो तत्काल कहेंगे
पान खिला देना इसे। यानी पहली जो चीज थी जो मैंने सीखी और जो कि बहुत बड़ी चीज थी, एक पहले यह था कि गुरु शिष्य के बीच में एक दूरी होती थी, एक हायरार्की होती थी, और नामवर सिंह ने सिर्फ एक पान खाने की अपनी आदत की वजह से वो हायरार्की एकदम धराशायी कर दी। और ये बहुत बड़ी चीज थी। एक शिक्षक विद्यार्थी को अपने बराबर ले आए, बराबर खड़ा करके बात करे, ये बहुत बड़ी चीज थी। और इसके बाद में आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति क्या होती होगी। मेरे अंदर उनको लेके आज भी बहुत गहरी श्रद्धा है, पहले भी रही। मैंने कभी उनको लेके, हाँ, ये चीज मैंने जो उनसे सीखी, क्रिटिकल सेंस का मैंने कभी समर्पण नहीं किया। मैं जब जेएनयू में था उनके खिलाफ आंदोलन किए, मैं काउंसलर हुआ करता था, बाद में मैं यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना, मैं एसएफआई का कई साल अध्यक्ष रहा। वहां हमने अनेक आंदोलन किए, कई बार उनका घेराव भी किया, एक कभी अपशब्द नहीं बोला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी से सीखते हैं तो अच्छी चीज सीखते हैं, बुरी चीज नहीं सीखते। और नामवर जी ने इस चीज को हमेशा तरजीह दी, जो हमारी क्रिटिकलनेस है, जो हमारे आलोचनात्मक विवेक है, जिस आलोचनात्मक विवेक के सहारे हम उनके सामने खड़े होकर बोलते थे, इसकी वजह से उन्होंने विक्टिमाइज नहीं किया। विक्टिमाइज वो दूसरी वजह से करते थे, इसकी वजह से। मैं जो चीज पहली चीज शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही सबसे मूल्यवान चीज, जो कि मेरे ही लिए नहीं और भी लोगों के लिए रही होगी। मैंने चूंकि अपने तरीके से, हाँ, ये बात जरूर थी कि नामवर सिंह का जो पूरा पर्सनैलिटी थी ना, वो एकदम सेल्फ मेड की थी। वो उन्होंने अपने आप अपना व्यक्तित्व बनाया था। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में किसी की भूमिका नहीं थी। वो किसी सिफारिश से बड़े नहीं हुए थे, उसने सिफारिश से उन्हें नौकरी मिली थी। वो तिक्रम बहुत जानते थे, तिक्रम करते भी थे, लेकिन उनका जो पूरी पर्सनैलिटी थी, वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो या एक और दूसरी जो क्षमताएं हो, वो उसकी अपनी सेल्फ मेड थी। और ये चीज मुझे बार बार अपील करती थी। नामवर जी ने अपने जीवन में अनेक समझौते किए, अनेक बहुत सारी भूलें की, अपनी जगह वो। सो नामवर जी के व्यक्तित्व में, और खासतौर पर उनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व है वो, और एक व्यक्तित्व है जो कि वो क्लास में पढ़ाते हैं वो, तीसरे किस्म का व्यक्तित्व है जब वो राजनीतिक स्टैंड लेते हैं वो। राजनीति में उनके स्टैंड हमेशा विवादास्पद रहे। प्रशासन के साथ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने जब स्टैंड लिया तो हमेशा प्रशासन के साथ स्टैंड लिया, हमारे साथ स्टैंड नहीं लिया। तो जाहिर है कि हमने भी आलोचना की उनकी, और वो चुपचाप सुनते थे। तो नामवर जी पर बात करते समय ये फर्क, ये अंतर हमें करना होगा कि एक वह नामवर सिंह जो एकेडमिक्स का है, एक वह नामवर सिंह जो कि विश्वविद्यालय का प्रशासक है और प्रशासकों के साथ है, एक क्लास में टीचर है। ये सारे एक जैसे नहीं है। नामवर सिंह को हम लोग करते क्या है, बातचीत करते समय ये घालमेल करते हैं। जब अब रही बात विक्टिमाइजेशन की, तो विक्टिमाइजेशन हम में से सभी अच्छे विद्यार्थियों ने जो भी रहे हैं, जो कमोबेश उनके विचारों से सहमत नहीं थे नामवर सिंह से, उनमें से तकरीबन सभी विद्यार्थियों को नामवर सिंह के हाथ विक्टिमाइज होना पड़ा, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में। ये उनका सबसे कमजोर पक्ष था। लेकिन नामवर सिंह का ये सबसे, जिसे कहें कि बहुत छोटा एरिया था, इसे बड़ा एरिया ना समझें। क्योंकि नामवर सिंह की जो पर्सनैलिटी, नामवर सिंह का जो दृष्टिकोण है, वो यहां नहीं मिलेगा कि वो अपने सेंटर के हेड के नाते या डीन के नाते उन्होंने कैसे निर्णय लिए। वो बड़े खराब निर्णय लिए उन्होंने। वो बड़े खराब प्रशासक थे, वो अच्छे प्रशासक नहीं थे।
नामवर सिंह अच्छे आलोचक थे और अच्छे आलोचक के नाते एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसको कि अमूमन हम सब लोग मिस करते हैं। आलोचना कौन लिख सकता है? गंभीर आलोचक कौन हो सकता है? जो भाषा विज्ञान का पंडित हो। सारी दुनिया में बेहतरीन आलोचक वही बने जो कि पहले जिन्होंने भाषा विज्ञान पर काम किया। नामवर सिंह का कद आलोचक के तौर पर इसलिए बड़ा है क्योंकि वो पहले भाषा शास्त्री हैं, भाषा विज्ञानी हैं। आलोचना उन्होंने बाद में लिखी। तो नामवर सिंह बनना चाहते हैं ना जो लोग, और नामवर सिंह की परंपरा में जो उनकी कुर्सी खाली हो गई इस पर बैठना चाहते हैं, पहले देखो उनको वो भाषा विज्ञानी है कि नहीं है। जाहिर है नामवर सिंह कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तुम, लाख कोशिश कर लो। हमारे यहाँ हैं लोग ऐसे हैं, आलोचक है, जो जी इसी उम्मीद में रहे कि वो नामवर सिंह, और वो इस इल्यूजन में भी जी रहे हैं कि वो नामवर सिंह की जगह फिलअप करना चाहते हैं या फिलअप कर रहे हैं। नामवर सिंह की जगह कोई भर नहीं सकता, क्योंकि नामवर सिंह ने बड़ी जद्दोजहद की, उसके बाद वो जगह बनाई। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नामवर सिंह बनने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो एकदम असफल होंगे। उनमें उनके विद्यार्थी भी हैं, स्वनामधन्य आलोचक। नामवर सिंह की दूसरी सबसे बड़ी चीज थी जो कि मैंने नोटिस की काफी दिन बाद। नामवर सिंह से जब भी कोई मिलने जाए ना तो उसे बहुत ही उदार भाव जैसा महसूस होता, फीलिंग्स होती थी, सेंसुअल फीलिंग होती थी, किसी बड़े आदमी से मिल रहे हैं आप। ये सेंसुअल फीलिंग जो है अगर कोई लेखक क्रिएट कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे ईर्ष्या होती है उनसे। मैंने उनसे कई बार कहा भी, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। हंसते थे। मैंने कहा कि आपसे जब भी मिलने आते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, और ये जो गुड फीलिंग, यानी जो आपसे मिले वो आपसे गुड फीलिंग लेके जाए और ये उम्मीद लेके जाए कि मैं एक बार फिर मिलने आऊंगा, यही तो बड़ी ताकत है एक अच्छे मनुष्य की। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब मैंने उनके ऊपर किताब लिखी, संयोग की बात उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर किताब किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखी। मैंने अपने तरीके से एक आलोचना की किताब उन पर लिखी। तो मैंने उनको फोन किया कि मैं सर आपसे मिलने आना चाहता हूं, और किताब मैं उनको ही दी। बाजार में पीछे आई वो पुस्तक, तो उनका आओ। तो मैं और सुधा सिंह दोनों गए। हम लोग करीब 2.5-3 घंटे उनके घर रहे। नामवर जी का जो स्टाइल थी कि वो अपना दरवाजा खुद खोलते थे, खुद स्वागत सत्कार जो भी है खुद करते थे। बैठे, जब मैंने किताब दी निकाल के, उन्होंने किताब को सिर पर लगाया और कहा कि जगदीश्वर, तुमने मेरा पुनर्जन्म कर दिया। मैंने इतनी खुशी कभी नहीं देखी। वो बात कर रहे हैं, बार बार पन्ने पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, और बातचीत के दौरान उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही। बोले कि मैं अभी सुबह से पहले तुम्हारा लेख ही पढ़ रहा था। मैंने आइडेंटिटी के सवाल को लेकर नामवर सिंह की आलोचना करते हुए, जो कुछ पुस्तक में भी है, वो एक अंश मैंने पहल मैगजीन को दिया था और वो अंक उनके पास था, और वो उसको पढ़ रहे थे सुबह से, और बहुत खुश थे। देखो बहुत तीखी आलोचना थी उसमें उनकी। और जिस समय मैं मिलने गया उसके कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी ये जो संस्कृति केंद्र है दिल्ली में, राम बहादुर राय एंड कंपनी ने नामवर सिंह का जन्मदिन मनाया था। और नामवर सिंह के जन्मदिन के आयोजन के में बहुत सारे लोग शामिल हुए, और फेसबुक पर मैंने कम से कम 8 दिन कंटिन्यूअसली रोज 2-3 आर्टिकल लिखे उनके खिलाफ, और बहुत ही भयानक आर्टिकल लिखे। वो भी हैं फेसबुक पर, कोई भी देख सकता है। आप विश्वास करेंगे, नामवर सिंह ने एक वाक्य नहीं बोला।
क्या चीज थी? आलोचना का हक तुम्हारा हक है। ये चीज जो अपने शिक्षक से मैंने हासिल की, और इस चीज को प्रिजर्व करने में मेरे शिक्षक ने जो मदद की, मैं निश्चित तौर पर उसका कृतज्ञ हूं। तो मैं अगर उन पर बात करना चाहूंगा तो मेरे पास तो भाषा नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा आपके सारे इंटरव्यू पढ़े मैंने सब, तो मैंने कहा आप ये बताइए कि अगर आप मरेंगे तो आपका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, कैसे चाहेंगे आपका अंतिम संस्कार हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति विधान से हो। तो मैंने कहा क्यों जोर देना चाहते हैं इस पर? बोले कि मार्क्स का भी तो अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति विधान से हुआ था। उसके पहले मैंने सवाल किया था उनसे, जो उसका कि उन्होंने उत्तर दिया, बहुत ही शानदार उत्तर दिया था। मैंने कहा आप नास्तिक क्यों हैं? किसने बनाया आपको नास्तिक? और आप नास्तिक हैं तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर इसलिए जाता हूं कि मंदिर हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं। मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं धार्मिक हूं। वही बात मुझे कहा, मुझे नास्तिक व्यक्ति। सोचे हम लोग, सुधा ने एक सवाल किया था उनसे, बोले कि जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? जानते हैं क्या बोले? बोले सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं इसे देखता हूं तो मुझे ईर्ष्या होती है। बहुत लिखता है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले जब मैं जवान था, मेरे शरीर में ताकत थी, तो मैं लिख नहीं पाया, मैं घूमता रहा, समय नहीं होता था मेरे पास बैठने का। और अब जब मैं घर में बैठा हुआ हूं तो मेरे शरीर में ताकत नहीं है लिखने की। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। कौन सी चीज है? क्या चीज सीखे नामवर सिंह से? लिखो, लिखो और खूब लिखो। ये पीड़ा थी उनकी आखिरी दिनों, सबसे आखिरी वो इंटरव्यू मेरे पास अभी भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने उसे फेसबुक पर कभी, मैंने ये बात कह के उनसे वो रिकॉर्ड किया था कि ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, ये क्योंकि हमारी धरोहर है। सो नामवर सिंह को कहां से देखेंगे आप? लोग नामवर सिंह पे बात करते समय रूप, उनके पॉलिटिकल रूप, उनके और दूसरे एक्शंस को घालमेल कर देते हैं, और जो कि कायदे से करने से हमें बच। अब एक अन्य पहलू सोचें, वो ये कि आज जब हम नामवर बदल चुका है, हाँ ये बताने बहुत जरूरी है। ये जेएनयू में मोदी सरकार के आने के बाद में जो उथल पुथल और परिवर्तन घट रहे थे, उससे नामवर सिंह बहुत दुखी थे, उसे अप्रूव नहीं करते थे। उन्होंने पर्सनली कहा मुझसे, और बोले कि जानते हो जगदीश्वर, मैंने निर्णय लिया है, मैं अब जेएनयू कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब जेएनयू वैसा नहीं रहा। और उसके बाद वो जेएनयू नहीं गए। और दूसरी एक चीज जो कि बहुत ही दुर्लभ चीज है,
ज्ञानपीठ वालों ने एक प्रोग्राम किया दिल्ली में, और उस प्रोग्राम में नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और देवी प्रसाद त्रिपाठी थे। देवी प्रसाद त्रिपाठी उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे और बातचीत थी कि नामवर सिंह से सवाल जवाब हो, नामवर सिंह बताएं और फिर ऑडियंस से सवाल हो। और मैं उस समय दिल्ली आया हुआ था कलकत्ता से, तो मैं भी उसमें गया था भाग सुनने के लिए। सारे लोगों ने उनकी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान की बड़ी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं हरीश त्रिवेदी, उन्होंने तो खड़े होकर सीधे सीधे कहा कि आप वो माइलस्टोन पुस्तक है वगैरह वगैरह। नामवर जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। नामवर सिंह ने कहा कि वह पुस्तक मैंने, आलोचना की पुस्तक नहीं है वो पुस्तक मैंने डिमांड पर लिखी थी। क्या? उस समय साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी या अध्यक्ष जो अग्रवाल हुआ करते थे, सो भारत भूषण अग्रवाल से नामवर जी ने कहा कि भाई आपने साहित्य अकादमी के पुरस्कार अनेक विधाओं को दिए लेकिन आलोचना को नहीं दिया। तो भारत भूषण ने कहा कि तुम पुस्तक लिख के दो, हमें इनाम दे देंगे। तो बोले 3 सप्ताह में वो पुस्तक मैंने लिखी। घर लौट के आया, 3 सप्ताह में वो पुस्तक लिखी, और वो पांडित्य की पुस्तक है, वह आलोचना की पुस्तक नहीं है। और ये मैं आज सबको बता रहा हूं ये बात। नामवर सिंह के व्यक्तित्व की खूबी यह थी कि वे खुद अपने हाथ से ही अपनी चीज का खंडन करते थे। वे अपना मुखौटा अपने हाथ से ही उतारते थे, बार बार उतारते थे। इस मामले में पॉल दे मान के वो एकदम पक्के अनुयायी थे। वहां जो लोग थे ऑडियंस में, वो एकदम सन कि नामवर सिंह ये क्या कह रहे हैं। मैंने उसी दिन रात को पोस्ट भी लिखी फेसबुक पर लौट के, क्या तो कमाल हो गया। सो नामवर सिंह की खूबी क्या थी, उनकी वक्तृता की खूबी क्या थी कि वे अपना वक्तव्य खुद पलट के क्रिटिकली देखते थे, अपने काम को पलट के क्रिटिकली देखते थे, इसलिए वे कभी अपने को दोहराते नहीं, बदलते थे। आज इस सेमिनार में कुछ बोला तो उसके बाद अगली सेमिनार में दूसरी चीज बोली, और इसको एकदम इससे भिन्न बात बोली। आपको इसमें उनके शिफ्टिंग के पैटर्न के पीछे छुपी हुई जो राजनीतिक समझ है उसे समझना होगा। जिसे हम लोग डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, नामवर सिंह कुछ मामले में प्रैक्टिस में डीकंस्ट्रक्शन अपना ही करते रहते थे। वो क्यों करते थे? अब ये तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया वो क्यों करते थे। जब लोग कहते थे ना आपने फला जगह ये बात बोली, अब यहां ये बात बोल रहे हैं, उसके और इसके बीच में कोई मेल नहीं है, बल्कि उल्टा है। रीडिंग और फिर रीडिंग, पाठ और पुनर्पाठ, ये वक्तव्य को देने वाले को भी करना चाहिए, जो भाषण देते हैं उन्हें भी करना चाहिए। नामवर सिंह सचेत रूप से अपने पाठ की रीडिंग और री रीडिंग करते थे, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और इसी वजह से उनके सारे वक्तव्य एक दूसरे के अनेक बार खिलाफ जाते थे। सो नामवर सिंह पर बात करते समय, उनके लिखे को पढ़ते समय इस पहलू को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब एक जो सबसे वो अच्छी चीज नहीं है लेकिन उसे बताया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी नामवर सिंह की आलोचना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस परिवेश से कैसे निकले। नामवर सिंह हमारी कोई मदद करते हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर नामवर सिंह हमारी मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि हम सब्जेक्टिव कम हो। हमारे यहां आलोचकों की मुश्किल यह है कि वो सब्जेक्टिव ज्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव कम।
हमारे यहां लेखक की मुश्किल यह है कि वो सब्जेक्टिव ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव कम। ये जो मौजूदा प्रवेश की जो धुरी क्या है, मौजूदा प्रवेश की धुरी है कि अभी जनता सबसे ज्यादा अधिकारहीन भावबोध में जी रही है। ये अधिकारहीनता का जो भावबोध है, इस अधिकारहीनता के भावबोध से निकलने में एक ही चीज हमारी मदद कर सकती है, वाद विवाद और संवाद। आप जितना वाद विवाद संवाद करेंगे, आपको उतनी ही ताकत मिलेगी। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक प्रोग्राम में उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविताओं की बड़ी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा की थी। नामवर सिंह ये काम बहुत करते थे, किसी को भी लेखक बना देते थे, बहुत महान लेखक बना देते थे। उन्होंने अलका सरावगी के बारे में कहा कि वो ऐसा उपन्यास लिखा है कि 50 साल में कोई ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया। जब प्रशंसा करते थे तो एकदम, तो मैं जब भी मुलाकात होती थी तो मैं हंस के कहता था, आपने वो जो बात कही है ना, उसे खाली लिख दीजिए। तो नामवर सिंह लिखते नहीं थे, लिखते उसी बात को थे जो कि सही है, जो फ्यूचर में साहित्य की कसौटी पर खरी उतरेगी। वो हर एक चीज को लिखते नहीं थे, बोलते थे, बहुत सारी चीजें बोलते थे वो, और बिल्कुल फ्रीली बोलते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि कलकत्ते में एक प्रोग्राम था, वहां पर एक पुरस्कार वहां की एक लोकल संस्था देती है, प्रतिभा अग्रवाल है, वो एक प्रोग्राम करती हैं हर साल, इधर मुझे मालूम नहीं, अपने पति के नाम पर मदन मोहन अग्रवाल पुरस्कार देती रही हैं। तो नामवर सिंह एक बार वहां आए थे प्रोग्राम में, और वो 1 घंटा आइडेंटिटी में बोलते रहे। आइडेंटिटी के लिए उन्होंने करेक्टर कौन चुना? जगदीश्वर चतुर्वेदी। वो रिकॉर्ड में है वो चीज। मैं बड़ा परेशान, बोले आइडेंटिटी कैसे बनती है और कैसे शिफ्ट करती है, ये अगर देखना हो तो आप जगदीश्वर को देखें। नामवर सिंह आम फैम जीवन के रूपों से तमाम किस्म के लिटरेरी कॉन्सेप्ट इवॉल्व करने में एकदम एक्सपर्ट थे। और मतभेद और वैचारिक टकराहट, इनको वे हमेशा सेमिनार्स में, संगोष्ठियों में हमेशा बढ़ावा देते थे। ज्यादा से ज्यादा तेज टकराहट हो, इतनी ऐसी तेज टकराहट हो कि लोगों के एकदम सिर दर्द होने लगे। इसे वो पसंद करते थे। क्योंकि जब विचारों की टकराहट होगी तभी तो कोई चीज निकलेगी, तभी तो मंथन होगा ठीक से। अभी जैसे जलेबी बनाना शुरू कर दिया ना हमने, सब मीठा मीठा कहते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, विचारों में टकराहट नहीं होती। विचारों की टकराहट का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले के साथ में आपकी दुश्मनी हो गई। नामवर सिंह जिनके साथ में सबसे ज्यादा वैचारिक टकराहट होती थी, उनसे उनकी सबसे गहरी दोस्ती होती थी। विष्णुनाथ शास्त्री के विचारों को एकदम पसंद नहीं करते थे, लेकिन विष्णुनाथ शास्त्री से बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। यानी मित्रता, मानवीय संबंध और आलोचना, इन दोनों के बीच में वे दोनों को ही चाहते थे कि मित्रता भी रहे और आलोचना भी रहे। अभी स्थिति हो गई कि आलोचना चल रहेगी, मित्रता नहीं रहेगी। क्या करेंगे हम लोग? क्या सीखेंगे हम एक आलोचक से? मैं ऐसे अनेक घटनाएं आपको बता सकता हूं जिनमें के बाकायदा नामवर सिंह को बिल्कुल एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया था हम लोगों ने, लेकिन फिर भी नामवर सिंह बहुत समझदारी से पेश आते थे। कभी उन्होंने ये मतलब विरक्ति या शत्रु भाव आने नहीं दिया बीच में। नामवर सिंह को चमचे बनाना पसंद था, लेकिन वे उन लोगों की भी इज्जत करते थे जो चमचे नहीं थे। उनके अनेक विद्यार्थी थे जो मेधावी थे, उनकी नामवर सिंह हमेशा इज्जत करते थे। जो पॉलिटिकली उनसे मतभेद रखते थे, भिन्न दृष्टिकोण रखते थे,
नामवर सिंह उनका सम्मान करते थे। सो नामवर सिंह के व्यक्तित्व में एक तरफ फ्यूडलिज्म, बुर्जुआ वैल्यूज भी ऑपरेट करते थे। वो पर्सन को भी पसंद करते थे और चारण को भी पसंद करते थे, दोनों चीजें थी। और एक चीज जो उन्होंने विकसित की, जो कि मुझे लगता है कि, और वो बड़ी की, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। मैंने पहले हल्के ढंग से लिखा था, लेकिन बात सही है। हमारे यहां दो तरह के इंटेलेक्चुअल हैं। एक तरफ के वे इंटेलेक्चुअल हैं जिन्हें हम लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जैसे नाम के समान धर्मा बुद्धिजीवी तो हैं, जो कि प्रगतिशील और जनवादियों में एक फेवरेट नामकरण है। ये समान धर्मा बुद्धिजीवी वह है जो कि एसेंशियली करप्ट है। जो हमारे प्रगतिशील जनवादी लोग हैं वो इसे अन्यथा न लें। लोकतंत्र के लिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल जितना जरूरी है, लोकतंत्र में समान धर्मा बुद्धिजीवी भी होते हैं, करप्ट बुद्धिजीवी भी होते हैं, जिनमें एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक आते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लेखकों का समुदाय आता है, पत्रकार आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं। ये एक ही जैसे विचार के लोगों के साथ में इनके सह संबंध होते हैं। मैं उसे, जैसे अंग्रेजी में करप्ट बुद्धिजीवी कहते हैं, करप्ट इंटेलेक्चुअल, मैं करप्ट इंटेलेक्चुअल न कह के मैं समान धर्मा बुद्धिजीवी कहना पसंद करूंगा। ये समान धर्मा बुद्धिजीवियों के भावबोध का निर्माण करने में, उन्हें एकजुट करने में नामवर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने आप में एक लेखक बनाने और लेखकों को सजाने संवारने की पूरी एक इंस्टीट्यूशन थे। तो हमारे सामने चुनौती यह है कि क्या हिंदुस्तान का रास्ता समान धर्मा बुद्धिजीवियों के रास्ते से निकलता है, या हिंदुस्तान का रास्ता, इंटेलेक्चुअल्स का रास्ता पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के जरिए निकलता है? हमें तय करना है। यह मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं। मैं ना समान धर्मा हूं, ना मैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल। मैं नागरिक के नाते, जो एक सामान्य पाठक के नाते जो मेरी एक समझ है, मेरा मानना यह है कि समान धर्मा बुद्धिजीवियों के जरिए हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। उसमें असुविधाएं हैं। अगर बुद्धिजीवी बनना है और बुद्धिजीवियों को अपने स्वतंत्र विकास की संभावनाओं को तलाशना है, तो उन्हें पब्लिक इंटेलेक्चुअल के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नामवर सिंह के व्यक्तित्व की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे समान धर्मा बुद्धिजीवी हैं, वे पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। एक और है जो बात शेयर करनी जरूरी है। उनकी एक पुस्तक है छायावाद। उस पुस्तक की, जब मैं ये स्त्री पर पुस्तक लिखने के लिए उनसे मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको अब, क्योंकि स्त्री संबंधी बातें हो रही थी, अगर आपसे अब यह कहा जाए कि छायावाद पर पुस्तक लिखो, तो क्या आप वैसे ही पुस्तक लिखेंगे या कुछ अलग पुस्तक लिखेंगे? जो नामवर जी ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं वैसी छायावाद जैसी पुस्तक नहीं लिखूंगा। क्यों?
क्योंकि छायावाद की कविताओं में एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन आधी कविताएं ऐसी हैं जो सिर्फ स्त्री केंद्रित हैं। मेरी किताब में तो स्त्री है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी जगह मिली है उसे। तो आज जब मैं किताब लिखूंगा तो वैसी किताब नहीं लिखूंगा। यानी जब उनसे बात की जाए तो वो पलट के अपनी किताब, अपने लेखन, उसकी आलोचना को सुनते थे और मानते थे, खुद करते थे। मैं एमए कर रहा था और एमए करते समय फाइनल ईयर में ही उनकी पुस्तक आ गई थी, दूसरी परंपरा की खोज। तो हम लोगों को एक सेमिनार पेपर लिखना रहता था और जब पुस्तक आई तो हम उनकी पुस्तक सबसे पहले दिन ही जाके खरीदी हमने और लाए, हम पढ़ी हमने। तो उन्होंने 2 दिन बाद पूछा कि पुस्तक देखी है? तो मैंने कहा हाँ सर देखी, पढ़ी है, मेरे पास है। तो बोले बहुत अच्छा है, तो एक काम करो तुम उसी पर सेमिनार लिख दो। मैंने कहा नहीं सर सेमिनार नहीं लिख सकता। बोले क्यों? तो मैंने कहा जो चीज श्रद्धा में लिखी जाती है उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। नंबर जी सन, क्योंकि दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक लिखी वो श्रद्धा में लिखी गई पुस्तक, वो आलोचना की पुस्तक नहीं है। नामवर सिंह की पुस्तकों पर विचार करते समय यह चीज ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी चीज क्यों लिखी गई, कौन सी चीज रिलेवेंट है और कौन सी चीज इररिलेवेंट। ये आखिरी दिनों में यह आभास उन्हें इस पुरानी अपनी समझ से बाहर निकलना चाहिए और अपनी चीजों को समेट के पुस्तक के रूप में लाना चाहिए। पुस्तकें होनी चाहिए। पहले वो पुस्तक लिखने को पुस्तकों के, उनका मानना था कि कम पुस्तकें रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो पहला बैच उनकी पुस्तकों का आया और उस पुस्तक में 4 पुस्तकें आई उनका लोकार्पण हुआ, तो उस लोकार्पण के बाद में ही तत्काल बाद मैंने उन 4 पुस्तकों का रिव्यू लिखा एक साथ, और वाणी प्रकाशन की एक पत्रिका में ही वो रिव्यू छपा। उन्होंने वो रिव्यू पढ़ा, वो पढ़ के जानते हैं क्या बोले? ठीक लिखा है। देखो मैंने बहुत आलोचना लिखी थी, तो मैंने कहा ठीक लिखा है तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया आशीष त्रिपाठी को कि वो जो इररिलेवेंट है उसे न छापे? आपने उसे डिसोन क्यों नहीं किया कि नहीं हम ऐसी चीजें नहीं देंगे जो रिलेवेंट नहीं है? दिक्कत खड़ी हो गई कि जो रिलेवेंट नहीं था वह भी डाल दिया गया। तो नामवर सिंह की जो किताब 4-4 की किस्त में जो आई हैं आखिरी दिनों में, उन किताबों को पढ़ते समय ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एकदम रिलेवेंट नहीं है। इस बात को नामवर सिंह तो जानते थे। कमजोरी ये थी अगर रोक लेते तो बहुत अच्छा होता। नामवर सिंह बहुमुखी प्रतिभा थी उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका सबसे कमजोर पहलू था क्योंकि इधर मास मीडिया का, मास कल्चर का प्रभाव बढ़ रहा था और मास मीडिया और मास कल्चर के प्रभाव से वो बहुत दुखी भी थे, परेशान भी थे, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करते थे। उन्होंने टेलीविजन पर बुक रिव्यू का पूरा सिलसिला शुरू किया और बरसों चलाया उसे, अपने तरह का वो नया प्रयोग था। अब सोचिए आप, टेलीविजन पर बुक रिव्यू नामवर सिंह कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में वो पीछे नहीं थे किसी से। वो इससे पीछे नहीं, वो इस बात को पसंद करते थे, लोग ब्लॉगिंग करें, लोग सोशल मीडिया पर लिखें, वो इसको पसंद करते थे। वो नए आधुनिक माध्यमों के पक्षधर थे कि उनमें लिखा जाना चाहिए। वो यहां जो चलने वाली डिबेट थी उनको भी वो अप्रिशिएट करते थे, उनको उनके विद्यार्थी जा जाके बताते थे, वो सुनते थे, समझते थे। तो नए के प्रति उनके अंदर जो है कोई झिझक नहीं थी, अनटचेबल भाव नहीं था।
नामवर सिंह ने अपने जीवन में एक ही लेख लिखा मीडिया पर, जो कुछ लिखा साहित्य पर लिखा, और वो बंबई में कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो गए, और वो पूरा लिखित में लेख वो मध्य प्रदेश की किसी पत्रकार ने बहुत बाद में छापा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपका वो लेख पढ़ा है, तो आप तो नॉर्मली एक्सटेम्पोर बोलते हैं लिख के तो नहीं बोलते, लेकिन वो जो लेख है, जिसका जो भाषण है मीडिया पे, वो एक्सटेम्पोर वाला नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, मैं लिख के ले गया था, मैं उसे लिख के ले गया था। लेकिन उनके संकलन में वो निबंध शामिल नहीं है। मीडिया के बारे में क्या समझ रखते हैं, कितनी ताकत वो समझते हैं मीडिया की, इसको जानने के लिए वो लेख बहुत महत्वपूर्ण है। वो लेख रेमंड विलियम्स के विचारों की रोशनी में लिखा गया। आखिरी चीज जो बहुत मूल्यवान चीज है मेरे लिए, कुछ साल पहले ही घटना है। शिलोंग में रिफ्रेशर कोर्स था, नामवर जी भी गए थे, मैं भी गया था, और आखिरी दिनों में हम दोनों थे वहां मौजूद। और जिस समय वहां गए थे तो शिक्षकों की, तो उन्होंने कहा कि देखो सुनो, पहले मैं क्लास लूंगा, तुम बैठोगे, और फिर तुम जब बोलोगे तब मैं सुनूंगा तुम्हारी, और हम दोनों देखेंगे, और जो मन में आएगी मैं पूछूंगा, और तुम्हारे मन में आएगी जो तुम पूछोगे, लेकिन हम लोग बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब वो शिलोंग में वहां यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में आए, उतरे, तो मैं गेट पर ही था, उनके स्वागत के लिए खड़ा था। बहुत खुश हुए, बोले कि 15 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो अब यह है कि जब तक यहाँ रहोगे ना, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, सब समय साथ रहेंगे। ठीक है, सब समय साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस मिलन के पहले वो मेरा जामिया में सिलेक्शन खारिज कर चुके थे। वो सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने मुझे चुना नहीं। मैं प्रोफेसर था, लेकिन मुझे वहां पे नौकरी के लिए चुना नहीं, वो खारिज कर चुके थे मुझे। उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई है। तो मैंने कहा नहीं सर, आप कुछ भी, वो आपका हक है, आप एज ए एक्सपर्ट आपका हक है, आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं उसमें, उसको लेकर कोई बात। बोले नहीं, मैं बहुत अंदर से बहुत दुखी हूं। मैंने पहली बार अपने अंदर एक चीज गिल्टी मैंने महसूस की। अच्छा, मुझसे पहले वो सुधा से ये बात कह चुके थे दिल्ली में एक प्रोग्राम में, मुझसे गलती हो गई। अब यहां से बात शुरू हुई, तो मैंने कहा सर कल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 2 दिन में यहाँ, आप दिल्ली लौटेंगे नहीं? बोले नहीं, मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। क्यों रहेंगे आप यहाँ? कोई तो बात होगी। अच्छा, मुझे मालूम नहीं, अब मैं तो इतने दिन बाद मिला था, तो बहुत सारी चीजें घटी, बहुत सारी, उन्होंने 15 साल के पूरे नोट्स उस 3 दिन की मीटिंग में सब दे दिए, क्या क्या घटा जीवन में, जी खोल के बातें की। सिर्फ एक घटना बता रहा हूं मैं, और वो रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। नामवर जी और मैं जिस समय शिलोंग में थे, उस समय जेएनयू में उनके एक विद्यार्थी पुरुषोत्तम अग्रवाल का विदाई समारोह था। पुरुषोत्तम अग्रवाल को बहुत प्यार करते थे, उसे पाल पोस के बड़ा किया था उन्होंने, हथेली पर रख के बड़ा किया था। उसका जो विदाई समारोह था, नामवर जी ने कहा मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। मैंने कहा क्यों? आप तो उसे बहुत प्यार करते हैं, आपने तो उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे नौकरी दिलाई है, हर जगह नौकरी दिलाई है, हम लोगों को तो नौकरी नहीं, हम लोगों को तो खुद जुगाड़ करनी पड़ी। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे छात्र जीवन की एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मुझे याद है तुम्हारी बात, मैं भूला नहीं हूं। मैंने कहा बताइए। बोले कि वो डिसऑनेस्ट है। मैंने कहा था
और मैंने कहा ये चीज आसानी से जाएगी नहीं जीवन में, ये हमेशा रहेगी। नामवर सिंह अपने विद्यार्थी के जब वो विभाग का अध्यक्ष बना, पुरुषोत्तम अग्रवाल, तो उसके आचरण से इतने दुखी थे कि उसके विदाई समारोह में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा ही नहीं। लड़के आए थे जो पुरुषोत्तम अग्रवाल के शिष्य थे, वो आए थे, वो उनका बयान रिकॉर्ड करके ले गए, लेकिन नामवर सिंह नहीं गए। बोले कि संयोग देखो, संयोग देखो, जब तुम पढ़ते थे तो तुमने ये बात कही थी और आज मैं तुमसे ही ये बात शेयर कर रहा हूं। संयोग देखो। नामवर सिंह अपनों के प्रति बड़े क्रिटिकल भी थे, इतने क्रिटिकल थे कि हम सोच नहीं सकते, और इतने ऑनेस्ट थे कि अपनी गलती स्वीकार करते थे, विनम्रता से स्वीकार करते थे, कोई अहंकार नहीं था। मैं सिर्फ उनको याद करते, मुझे भाषा नहीं आती, उनके बारे में बोलते समय मेरा मन भर जाता है, बहुत दुख होता है। वो आज मेरे बीच में होते तो बहुत मुझे बहुत मदद मिलती थी उनसे। इसलिए नहीं, उन्होंने मेरे कई बार मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। वो जानते थे कि इससे नाराज नहीं होता। मैं उनके उस कर्मकांड को जानता था, अपॉइंटमेंट के कर्मकांड को, लेकिन जिस चीज से मदद मिलती थी वो ये कि वो चीज पढ़ते थे, वो मेरे लिखे को पढ़ते थे। मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती थी। वो कहते थे कि मुझे जब मेरे विद्यार्थी आके बताते हैं जो मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं कि वो तुम्हारी किताबें पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो एप्रिसिएशन का भाव है, ये जो अपने विद्यार्थियों की तरक्की देख के खुश होने का भाव है, ये नामवर सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। अभी स्थिति क्या है कि हम एकदम प्रशंसा करते ही नहीं है, झूठी प्रशंसा बहुत करते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी झूठी प्रशंसाएं की, बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, वो इस बात को जानते थे कि झूठी प्रशंसा है। केदारनाथ सिंह ने मुझे बाकायदा बताया कि नामवर जी ने तुम्हारी किताब जो तुमने लिखी है पूरी पढ़ी, और पढ़ी नहीं, उसके हर पन्ने पर टिप्पणियां लिखी हैं और बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक पढ़ी है तुम्हारी, और मुझे बेइंतहा खुशी हुई तुम्हारी वो पुस्तक पढ़ के। मुझे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं अपने शिक्षक के साथ में मैंने जो संबंध बनाया वो बहुत ही क्रिटिकल संबंध बनाया। मैंने उनसे सीखा ये कि मैं आलोचना को एक बाकायदा एक डिसिप्लिन की तरह विकसित करूं, और दूसरी चीज सीखी है कि जो सामने होता है उसे मैं प्यार भी करूं, चाहे मेरे कितने मतभेद हो। तो नामवर सिंह तो बात करते समय प्यार और आलोचना के जो डायलेक्टिकल रिलेशन है उसे समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक घटना बता रहा हूं मैं। जेएनयू में विद्यार्थियों ने आयोजन किया था, रामविलास शर्मा को बुलाया था। रामविलास शर्मा कहीं नहीं जाते थे। रामविलास शर्मा हम लोगों के कहने से जेएनयू आए, और ये तय हुआ कि वो दिन भर जेएनयू रहेंगे, तो नामवर जी घर ही रहेंगे। तो रशियन सेंटर के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा गया, और भी शिक्षक थे, और भी विभाग के लोग थे, दूसरे विभाग के शिक्षक थे, हिंदी उर्दू के विद्यार्थी भी थे। प्रोग्राम की अध्यक्षता नामवर जी कर रहे थे, और मुख्य वक्तव्य जो है प्रश्नोत्तर के रूप में वो रामविलास जी के साथ था। तो नामवर जी ने बस मुश्किल से 2 लाइन बोली थी, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि मेरे गुरुवर रामविलास जी। जो ही ये 2 लाइन खत्म की उन्होंने, रामविलास जी ने तत्काल कहा, यहां सबके सामने कह रहा है गुरुवर, और किताब लिखता है दूसरी परंपरा की खोज। नामवर जी एकदम चुप, नतमस्तक।
नामवर जी उनके सामने उनकी आलोचना नहीं करते थे, उनके लिखे पर आलोचना नहीं करते थे। एक बार की घटना स्वयं रामविलास जी ने बताई कि नामवर जी जब जनयुग के संपादक थे तो उस समय रामविलास शर्मा के एक लेख की आलोचना करते हुए चंद्रवली सिंह ने एक महत्वपूर्ण लेख लिखा, लेख छपा। छपने के बाद में नामवर जी ने संपादक के नाते रामविलास जी से कहा कि आप इसका चाहे तो उत्तर दीजिए, हम छापेंगे उसे भी। रामविलास जी ने उत्तर नहीं लिखा। उन्होंने पूछा क्यों, तो बोले नहीं, वो मेरे गुरु है, मैं उनके लिखे की आलोचना नहीं कर सकता। ये जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन और मंच पर देखिए आप कैसी टकराहट होती है। नामवर जी एकदम दुर्धर्ष विद्वान की तरह मंच पर, वो चाहे जो हो सामने, वो छोड़ेंगे नहीं। जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि नामवर सिंह का अगर एक बीज मंत्र बनाया जाए तो वो ये है कि प्यार और आलोचना का डायलेक्टिकल रिलेशन कैसे होना चाहिए। ये चीज नामवर सिंह से सीखी जानी चाहिए। नामवर सिंह ने हर वर्ग, हर समुदाय, हर यूनिवर्सिटी में अपने अनुयायी पैदा किए, फैन पैदा किए, प्यार से, सिफारिश से नहीं, प्यार से उनके लोग फैन थे। ये सच है। ये सच है कि आज भी अगर फेसबुक पर नामवर सिंह को लेकर कुछ लिखा जाए तो उसको पढ़ने वाले लोग, उसको लाइक करने वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। ये सच है। वो अपने जीते जी सबसे जनप्रिय थे। उनके बिना सेमिनार संभव नहीं थी। अगर वो किसी सेमिनार में चले जाएं तो सेमिनार सार्थक हो जाती थी। और ये उनकी सबसे बड़ी जनप्रियता की कसौटी थी और सफलता थी। तो नामवर सिंह पर बात करते समय, नामवर सिंह को देखते समय कौन सी चीज जरूरी है? प्यार और आलोचना के द्वंद्वात्मक संबंध को दिमाग में रखने की जरूरत है। प्यार के बिना आलोचना नहीं लिखी जा सकती और आलोचना जो है के बिना प्यार नहीं हो सकता। और यह चीज नामवर सिंह ने दिखाई, बार बार दिखाई। अनेक उदाहरण है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूं ये कि नामवर सिंह की आलोचना सेक्युलर आलोचना है, वह रिएक्शनरी आलोचना नहीं है। वो राजनाथ सिंह उन्हें माला पहनाए या विश्वनाथ प्रताप सिंह माला पहनाए, वो इनके पक्ष में कुछ भी बोले या विपक्ष में कुछ भी बोले, इससे नामवर सिंह का कुछ आने जाने वाला नहीं। क्योंकि नामवर सिंह ने जो लिखा है, नामवर सिंह ने सांप्रदायिकता के खिलाफ में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बातें लिखी हैं। नामवर सिंह ने कांग्रेस की और नेहरू की आलोचना करते हुए सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बातें लिखी हैं। एक लेखक की जो पूंजी होती है वो उसकी कृतियां होती हैं, रचना होती है, वह उसकी संतान होती है। नामवर सिंह की संतान उनका लिखा हुआ है, उनका बोला हुआ नहीं। तो नामवर सिंह कहां मिलेंगे? अपने लिखे में। वो हमारी स्मृतियों में कहां मिलेंगे? अपने लिखे में। लेखक की आलोचना की पड़ताल, उसकी गहरी छानबीन, उसकी क्रिटिकल मूल्यांकन उसके लिखे के आधार पर होना चाहिए। और यह चीज नामवर सिंह को बड़ा लेखक बनाती है। और यही चीज हमारी हिंदी की मूल्यवान चीज है। हमने क्या किया कि हमने हिंदी की सबसे जो खराब चीजें थी, जो कि अनेक प्रवृत्तियां नामवर सिंह में भी थी, वो उनको तो पकड़ लिया और उनकी जो सबसे अच्छी चीज थी उसे छोड़ दिया। हमें नामवर सिंह की सबसे अच्छी चीजों को पकड़ना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए, शिक्षितों को बताना चाहिए, लेखकों को बताना चाहिए। सबसे कमजोर चीज को नहीं बताना चाहिए, वह हमारे लिए अप्रिशिएट करने की चीज नहीं हो सकती। इसलिए उसमें ग्रहण और त्याग का जो सिद्धांत है वो लागू किया जाना चाहिए। नामवर सिंह के साथ भी, नामवर सिंह में सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। नामवर सिंह में बहुत कुछ छोड़ने लायक भी है, और जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ देना चाहिए। नामवर सिंह फिर कहां मिलेंगे?
नामवर सिंह सिर्फ आलोचना में मिलेंगे। पढ़ के तो देखो, उनकी किताबें बहुत मूल्यवान किताबें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।